नमस्कार, मैं विशाखा ठाकुर। स्वागत है आप सभी का 3.0 टीवी में। लीडिंग क्रिप्टो करेंसीज या वर्चुअल डिजिटल एसेट्स ने कंसोलिडेशन फेज में एंटर किया है, क्योंकि वे मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशंस और इंडस्ट्री स्पेसिफिक इवेंट्स के प्रति अत्यधिक संवेदनशील हैं। बिटकॉइन हाल ही में $24,263 पर ट्रेड कर रहा था, जो पिछले 24 घंटों में 1.86% नीचे था और पिछले गुरुवार के उच्च स्तर से कम था, जब बिटकॉइन अगस्त के बाद पहली बार $25,000 से अधिक देखा गया। ईथर मार्केट वैल्यू में दूसरा सबसे बड़ा क्रिप्टो $1,672 पर देखा गया। ग्लोबल क्रिप्टो करेंसी मार्केट कैपिटलाइजेशन वर्तमान में $1.11 ट्रिलियन है, जो पिछले दिन में 0.48% कम है। टोटल क्रिप्टो मार्केट वॉल्यूम में 30.28% की नोटेबल इंक्रीज देखी गई है, जो अब $56.88 बिलियन है। इसमें से डीफाई का 11.86% हिस्सा $6.75 बिलियन पर है, जबकि स्टेबल कॉइन्स 88.82% के साथ $50.52 बिलियन पर टोटल की मेजॉरिटी बनाते हैं। बिटकॉइन के मार्केट डोमिनेंस में 0.28% की थोड़ी कमी आई है, जो अब 42.29% है। एनालिस्ट का कहना है कि रिस्की एसेट के लिए एपेटाइट शॉर्ट टर्म में संघर्ष कर सकती है, जो बिटकॉइन कंसोलिडेशन का समर्थन कर सकती है, जब तक कि एक रेगुलेटरी क्रैकडाउन एक की स्टेबल कॉइन या क्रिप्टो कंपनी को नीचे नहीं ले जाती है। वे उम्मीद करते हैं कि स्टेबल कॉइन से दूर प्रकार के क्रिप्टो निवेशों में बहुत सारा पैसा शिफ्ट हो सकता है। ओपनसी एनएफटी इकोसिस्टम में बदलाव का हवाला देते हुए अपनी फीस कम कर रहा है और ये ब्लड के ओपनसी के बजाय अपने प्लेटफॉर्म पर क्रिएटर्स को लिस्ट करने के कुछ ही दिनों बाद आया है। 17 फरवरी को सबसे बड़े एनएफटी मार्केटप्लेस ओपनसी ने ट्वीट किया कि इसने मीनिंगफुल वॉल्यूम देखना शुरू कर दिया है और यूजर्स एनएफटी मार्केटप्लेस में माइग्रेट कर सकते हैं, जो क्रिएटर की कमाई को पूरी तरह से एनफोर्स नहीं करते हैं। ओपनसी ने कहा है कि वह एक पीरियड के लिए अपना फी 0% तक कम कर रहा था, जबकि 0.5% क्रिएट अर्निंग्स मॉडल सेलर्स के लिए ज्यादा पे करने के विकल्प के साथ बढ़ रहा था। मार्केटप्लेस भी सेम पॉलिसीज के साथ कॉम्पिटिटर्स का इस्तेमाल करके सेल की अनुमति दे रहा है, इसलिए क्रिएटर्स को ओपनसी या ब्लड पर कमाई हासिल करने के बीच चुनाव नहीं करना पड़ेगा। स्टेपन, एक मूव टू अर्न क्रिप्टो प्लेटफॉर्म, अपने जेनेसिस स्नीकर एनएफटी कलेक्शन के मालिकों को जीएमटी टोकन वितरित करने की योजना बना रहा है। एयर ड्रॉप 12 फरवरी के लिए गए एक स्नैपशॉट पर आधारित है। एक स्नैपशॉट एक स्पेसिफिक टाइम पर ब्लॉकचेन का एक स्टैटिक रिकॉर्ड है। एलिजिबल यूजर्स को फिल्टर करने के लिए स्नैपशॉट का इस्तेमाल रेट्रोएक्टिव एयर ड्रॉप्स के लिए किया जाता है। स्टेपन के मामले में स्नैपशॉट ने अपने जेनेसिस स्नीकर होल्डर्स को चुना है। स्नैपशॉट क्राइटेरिया उन होल्डर्स की भी पहचान करता है जिनके एनएफटीज उनके स्पेंडिंग वॉलेट्स में थे। जिन यूजर्स ने अपने जेनेसिस स्नीकर एनएफटीज को सेल के लिए लिस्ट किया है, वे एयर ड्रॉप के लिए एलिजिबल नहीं है। एयर ड्रॉप एनएफटी होल्डर्स को उनके स्नीकर्स की रेयरिटी के आधार पर जीएमटी टोकन्स प्रदान करेगा। ये रेयर स्नीकर्स के लिए 4000 जीएमटी से लेकर एपिक एनएफटीज के लिए 32,000 जीएमटी तक होगा। स्टेपन के अनुसार हर एक एनएफटी एक एयर ड्रॉप का प्रतिनिधित्व करता है। युगा लैब्स की प्रीमियर एनएफटी कलेक्शन बोर्ड एप याcht क्लब के आइकॉनिक वुल्फ स्कल लोगो को कथित तौर पर बिना उचित लाइसेंस के अवैध रूप से ट्रेडमार्क किया गया था। इमेज एक कंपनी द्वारा बनाई गई थी, जो बच्चों और बिगिनर्स के लिए ड्राइंग ट्यूटोरियल्स बनाने में माहिर है। J.Colombo, एक क्रिप्टो ट्विटर यूजर और एनएफटी आर्टिस्ट, ने 5 अप्रैल 2021 से एक पोस्ट को डिस्कवर किया, जिसमें इजी ड्राइंग गाइड्स ने एक वुल्फ स्कल के लिए एक इजी स्टेप बाय स्टेप ड्राइंग ट्यूटोरियल का विज्ञापन किया था। कंपनी का BAYC के ऑफिशियल लोगो से काफी मिलता जुलता था, जिसने गलत काम के शुरुआती संदेह पैदा किए और ये देखते हुए कि BAYC के कैनन क्लब कलेक्टिबल्स की शुरुआत 17 जून 2021 को हुई थी। इजी ड्राइंग गाइड्स ने इस बात की पुष्टि करने के लिए हंगामे का जवाब दिया है कि युगा लैब्स के पास वुल्फ स्कल ड्राइंग का इस्तेमाल करने का कोई लाइसेंस नहीं था। चीजों को एक कदम आगे बढ़ाते हुए युगा लैब्स ने बिना लाइसेंस वाले लोगों को अपना ट्रेडमार्क बना लिया। एक और BAYC सपोर्टर्स का मानना भी है कि लोगों का इस्तेमाल करने में किसी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का उल्लंघन नहीं किया गया है। हालांकि ज्यादातर सहमत हैं कि इजी ड्राइंग गाइड्स गंभीर मुआवजे की हकदार हैं।
17 फरवरी को बैंक के डेप्यूटी गवर्नर ओल्गा स्कोरोबोगोटोवा के अनुसार बैंक ऑफ रशिया की सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी डिजिटल रूबल अपने पायलट फेज के लिए तैयार है। स्कोरोबोगोटोवा ने रशिया में फिनटेक कॉन्फ्रेंस के दौरान पत्रकारों से कहा कि ये प्रोजेक्ट इंडिविजुअल्स के बीच और रिटेल परचेजेस के लिए पीयर टू पीयर ट्रांसफर्स के लिए शुरू किया जाएगा। उसने कहा कि पायलट वास्तविक लोगों के लिए वास्तविक संचालन पर काम करेगा, लेकिन सिर्फ उनमें से कुछ लिमिटेड नंबर्स के लिए 13 बैंकों के साथ जिन्होंने संकेत दिया है कि वे तैयार हैं। उन्होंने कहा कि क्लाइंट्स के एक छोटे ग्रुप के साथ सीबीडीसी का टेस्टिंग किया जाएगा और पायलट के बाद बैंक ऑफ रशिया तय करेगा कि प्रोजेक्ट का एक्सपैंड कैसे किया जाए। फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ सैन फ्रांसिस्को सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी सिस्टम के डेवलपमेंट और इम्प्लीमेंटेशन में सहायता के लिए एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की तलाश कर रहा है। सैन फ्रांसिस्को फेड ने 18 फरवरी को सीनियर एप्लीकेशन डेवलपर डिजिटल करेंसी के लिए जॉब लिस्टिंग पोस्ट की। कैंडिडेट से सीबीडीसी रिसर्च सिस्टम के डिजाइन और इम्प्लीमेंटेशन में फेडरल रिजर्व की सहायता करने की उम्मीद है। की रिस्पॉन्सिबिलिटीज में सीबीडीसी से संबंधित सिस्टम विकसित करना, सुधारों की पहचान करना और जोखिमों को कम करना शामिल है। जॉब सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया में है और स्टार्टिंग सैलरी $110,300 से $176,300 तक है। 45 एप्लीकेंट्स ने इन हाउस सीबीडीसी एस्टैब्लिश करने के लिए फेडरल गवर्नमेंट के साथ काम करने में रुचि व्यक्त की है। तीसरे पूर्व एफटीएक्स एग्जीक्यूटिव द्वारा क्रिमिनल चार्जेस के लिए एक गिल्टी प्ली दर्ज करने की तैयारी की जा रही है। इंजीनियरिंग के एफटीएक्स डायरेक्टर ऑफ इंजीनियरिंग प्रोसिक्यूटर्स के साथ बातचीत कर रहे हैं ताकि अब डिफंक्ट क्रिप्टो एक्सचेंज में उनकी भूमिका से उपजी आपराधिक आरोपों के लिए उन्हें दोषी ठहराया जा सके। ब्लूमबर्ग के मुताबिक डील अभी फाइनल नहीं हुई है। एफटीएक्स को फाउंडर गैरी वांग और एलमीडा रिसर्च सीईओ कैरोलिन एलिसन के बाद सिंह सैम बैंकमैन-फ्रीड के इनर सर्कल के तीसरे सदस्य होंगे जो दोषी होने और प्रोसिक्यूटर्स के साथ सहयोग करने के लिए तैयार हैं। टॉप माउंट गॉक्स क्रेडिटर ने बड़े क्रेडिटर के लिए लंबे समय तक प्रतीक्षा करने के बजाय शुरुआती बिटकॉइन भुगतान का विकल्प चुना। डिफंक्ट क्रिप्टो एक्सचेंज के सबसे बड़े क्रेडिटर माउंट गॉक्स इन्वेस्टमेंट फंड ने सभी लीगल प्रोसेसेस के पूरा होने के इंतजार में एक छोटा लेकिन पहले का भुगतान चुना। इसका मतलब ये है कि क्रेडिटर को इस साल सितंबर तक भुगतान किया जाएगा, बजाय इसके कि संभावित रूप से 9 साल और इंतजार किया जाए। अगर क्रेडिटर्स पहले भुगतान को चूज करता है तो उन्हें 90% बकाया राशि प्राप्त होगी और बैंक्रप्सी ट्रस्टी को भुगतान के लिए फिएट फंड्स प्राप्त करने के लिए टोकन बेचने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि क्रेडिटर ने बीटीसी में भुगतान करना भी चुना है। दूसरे एक्सचेंज क्रेडिटर्स के पास ये तय करने के लिए 10 मार्च तक का समय है कि हायर पेमेंट परसेंटेज की प्रतीक्षा करें या सितंबर में पहले के रीपेमेंट को स्वीकार करें। बाइनेंस के फाउंडर और सीईओ चैंगपेंग झाओ यूएस बैंक्स और सर्विस प्रोवाइडर्स के साथ संबंधों को खत्म करने के साथ साथ अपने यूएस वेंचर कैपिटल इन्वेस्टमेंट को री-इवैल्यूएट करना चाहता है। बाइनेंस यूएस बेस्ड प्रोजेक्ट द्वारा जारी किए गए टोकन को डीलिस्ट करने पर भी विचार कर रहा है, जैसे कि सर्कल का यूएसटीसी स्टेबल कॉइन। 17 फरवरी को रिपोर्ट पब्लिश होने के कुछ समय बाद झाओ ने इस बात से इनकार किया कि एक्सचेंज ट्विटर पर यूएस बेस्ड प्रोजेक्ट से जुड़े टोकन को डीलिस्ट करने पर विचार कर रहा था। यूनाइटेड स्टेट्स में बाइनेंस के कस्टमर्स binance.us द्वारा सेवा प्रदान करते हैं, जो पूरी तरह से इंडिपेंडेंट होने का दावा करता है और देश छोड़ने का उसका कोई प्लान नहीं है। प्रोटोकॉल के डिस्कॉर्ड सर्वर पर पोस्ट किए गए एक दस्तावेज के अनुसार डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज एग्रीगेटर डेक्सिबल को 17 फरवरी को $2 मिलियन का नुकसान उठाना पड़ा। डेक्सिबल ने ट्वीट किया है कि हैकर ने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कोड में एक खामी का फायदा उठाया, जिससे उन्हें क्रिप्टो वॉलेट से फंड्स ड्रेन करने की अनुमति मिली, जिसे खर्च करने की भी मंजूरी दी गई थी। टीम ने यह भी कहा है कि कुछ व्हेल या बड़े क्रिप्टो होल्डर्स लगभग 85% नुकसान के लिए जिम्मेदार हैं। ब्लॉकचेन डेटा के अनुसार डिजिटल एसेट इन्वेस्टमेंट फर्म ब्लॉक टावर कैपिटल विक्टिम्स में से एक थी। ब्लॉकचेन मॉनिटरिंग प्लेटफॉर्म इथरस्कैन पर डेक्सिबल एक्सप्लॉइट से जुड़े वॉलेट एड्रेस ने टीआईयू टोकन में $1.5 मिलियन को एक ब्लॉकचेन इंटेलिजेंस फर्म आर्कम इंटेलिजेंस द्वारा ब्लॉक टावर के रूप में लेबल किए गए वॉलेट से ट्रेन कर दिया गया। ब्लॉकचेन इंटेलिजेंस फर्म नैनसन द्वारा एड्रेस को ब्लॉक टावर कैपिटल के रूप में भी लेबल किया गया है।
आज के लिए फिलहाल इतना ही। मैं विशाखा आपसे फिर मिलूंगी ऐसी ही ताज़ा अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए 3.0 TV। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।